अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का ओवरव्यू। कम्युनिकेशन में हमारे पास दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। तो एनालॉग क्या होती है, अगर हमारे पास जो टाइम की वैल्यूज़ हैं वो कंटिन्यूस रेंज के अंदर हमने अगर ली हुई हैं तो वो एनालॉग कम्युनिकेशन होगी। और इसके साथ ये भी होगा कि जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो भी इनडेफिनिट होगा, मतलब उसकी भी कंटिन्यूस वैल्यूज़ होंगी। और डिजिटल कम्युनिकेशन में बस ये है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ होंगी। तो आपको जैसे पता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर लेवल्स असाइन होते हैं एम्पलीट्यूड के लिए, तो वो भी हमारे पास एक रेंज आ जाती है वैल्यूज़ की और स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं। और टाइम के लिहाज से जो देख लो, जो हमारे पास एक्स एक्सेस होता है उसमें भी हमारे पास वैल्यूज़ डिफाइंड होती हैं, कोई कंटिन्यूस रेंज नहीं होती, डिस्क्रीट रेंज होती है। तो ये हमारे पास एनालॉग वर्सेस डिजिटल कम्युनिकेशन के प्लॉट हैं। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि जो एनालॉग की एग्जांपल है उसके अंदर कंटिन्यूस रेंज में हमारे पास सिग्नल बना हुआ है, और डिजिटल के अंदर स्पेसिफिक वैल्यूज़ असाइन है और वो उस वैल्यूज़ के बाद ही अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। एक्चुअली इस एग्जांपल के अंदर वो ये बताना चाह रहा है कि जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है, अगर उस पर नॉइज़ का इफ़ेक्ट हो जब वो किसी चैनल से गुजरेगा तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, और उसी के रिस्पेक्टिव अगर डिजिटल सिग्नल होगा तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि उसने यहाँ बताया कि जो डिस्टॉर्टेड और नॉइज़ी डिजिटल सिग्नल होगा उसको हम लोग आसानी से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होगा उसके अंदर हम लोग बहुत मुश्किलात से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। अगर उसमें नॉइज़ आ जाए या वो डिस्टॉर्ट हो जाए, मतलब ख़राब हो जाए, अगर डिस्टॉर्ट हो जाए कहीं से कोई चीज़ तो उसकी टूट जाए तो उसको रिकवर करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल। यहाँ पर एक बात और ये है कि जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट करें तो ज़ाहिरी बात है जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करेंगे तो जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा तो उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो कम होती चली जाएंगी, अटेनुएट होता चला जाएगा वो। तो जब उसकी वैल्यू जब वो अटेनुएट हो जाएगा तो और उसको चैनल पर काफ़ी नॉइज़ भी मिलेगी, जब वो इस दोनों प्रोसेस होकर गुजरेगा तो जब वो एंड पर जब वहाँ रिसीवर की साइड पर पहुँचेगा तो वहाँ पर उसको रिट्रीव करना मुश्किल होगा। एक्चुअल सिग्नल क्या आता है वो हमें रिट्रीव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डिजिटल के अंदर ये फ़ायदा है हमें कि उसके अंदर खाली 0 और 1 ही लेवल्स होंगे, और भी लेवल्स हो सकते हैं लेकिन उन लेवल्स के दरमियान कोई और वैल्यू नहीं होगी, लेवल डिफाइन होंगे। तो जब उस पर जो एटेन्यूएशन का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा उसकी वजह से उसके लेवल्स में कमी तो आएगी लेकिन सब में बराबर आ रही होगी, तो वहाँ पर जाके हमें वहाँ पर रिट्रीव करना आसान हो जाएगा क्योंकि उसके अपने स्पेसिफिक लेवल्स होंगे, वो हर लेवल अपने लिहाज से अटेन्यूएट हुआ होगा, तो वहाँ पर हमें रिट्रीव करना उसको आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है जो हमें ये बता रही है कि हम एनालॉग से डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एडीसी कैसे काम करता है। तो हमने डीएसपी में ये चीज़ पढ़ी थी कि ये 2 या 3 स्टेप्स होते हैं कि पहले सैम्पलिंग होती है, फिर क्वांटाइज होता है, फिर एनकोड किया जाता है और बीच में कहीं फ़िल्टर भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो 3 से 4 ये स्टेप्स होते हैं एडीसी के, और यही सेम रिवर्स स्टेप्स होते हैं डैक के अंदर, डीएसी में, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के अंदर। तो इसके अंदर एक चीज़ ये ज़रूरी होती है जो याद रखने वाली है, वो ये चीज़ है कि जो सैम्पल रेट जो होता है हमारा, जैसे कि नीचे है, जो हमारा सैम्पल रेट होगा या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ग्रेटर होनी चाहिए किससे, जो हमारी एक्चुअल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उसकी ट्वाइस से ग्रेटर होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग देखें तो सैम्पल फ्रीक्वेंसी होगी क्या, सैम्पल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स होंगे, एक्चुअली में वो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स होंगे। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी
2 पीक्स आ रही होंगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम हमें 2 सैम्पल्स चाहिए। उसकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी के अंदर हमें 2 सैम्पल्स चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव को। अब इससे ज़्यादा हम लोग सैम्पल्स जितने ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे उतना हमारा सिग्नल करीब तर होता चला जाएगा एनालॉग सिग्नल के, और उतनी हमारी इन्फॉर्मेशन कम लॉस होगी। अब यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नल की एग्जांपल ली हुई है और ये मल्टी लेवल्स है। इसके अंदर खाली 0 और 1 नहीं है, इसके अंदर जैसे हम देख सकते हैं कि इसकी जो बिट्स है वो 1 से ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कि 4 बिट्स का डिजिटल सिग्नल हो, तो एक लेवल क्या पता 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ये ऐसे भी डिजिटल कम्युनिकेशन होती है, खाली 0 और 1 नहीं होती। ये हम आगे जब डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें हमें हमारे पास सामने ये बात आ जाएगी मल्टी लेवल्स की। ये उसी की एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें हमारे पास 16 लेवल्स हैं, और जाहिर सी बात है 16 लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स चाहिए होंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होगा। ये बात अलग है कि जो हम लोग डिजिटल सिग्नल है हमारा, उसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं SNR। SNR क्या होती है? सिग्नल टू नॉइस रेशो। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो और हमारा हम जो सिग्नल चाहते हैं वो सिग्नल जो हमने ट्रांसमिट किया वही रिसीव हो या उसके करीब रिसीव हो और इन्फॉर्मेशन कम से कम लॉस हो, तो हमारी सिग्नल की SNR ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि SNR ज़्यादा हो? SNR कब ज़्यादा होगी? जब हमारा सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा होगी और नॉइस की रेशो कम होगी। तो सिग्नल टू नॉइस रेशो जब ही ज़्यादा आएगा जब सिग्नल की वैल्यू हाई होगी और नॉइस की रेशो कम होगी। अब नॉइस की वैल्यू तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम सिग्नल की वैल्यू जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कॉस्ट है। तो हमें ये बात भी देखनी होती है कि हम कितना अच्छा सिग्नल चाह रहे हैं और हमें कितनी कॉस्ट हम दे सकते हैं उसके लिए। उसके बाद है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है? जो हमारी जो हमारा मैसेज सिग्नल है या कोई भी सिग्नल है हमारा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसे हम कहेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी रेंज, उसको हम कहेंगे बैंडविड्थ। और चैनल के लिहाज से अगर देखा जाए तो चैनल की वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें से आप अपना मैसेज या अपना सिग्नल पास करवा सकते हैं। अगर चैनल की बैंडविड्थ कम है और सिग्नल की बैंडविड्थ ज़्यादा है तो उसमें से वही सिग्नल ट्रांसमिट होगा, वही सिग्नल पास होगा जो उसकी बैंडविड्थ के अंदर लाई कर रहा होगा, चैनल की बैंडविड्थ के अंदर लाई कर रहा होगा। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम, तो इससे हमें पूरी टोटल उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज मिल जाती है जो हमारे सिग्नल की या चैनल की फ्रीक्वेंसी है, बैंडविड्थ है। हम मैक्सिमम कितनी बिट्स पर सेकेंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने चैनल में से, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, b log2 1 + SNR। ये हमें ये बात बताएगा कि हम मैक्सिमम कितने बिट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने चैनल में से पर सेकेंड में। अच्छा, फिर मॉड्यूलेशन क्या चीज़ होती है? मॉड्यूलेशन हम कहते हैं किसी भी अपने मैसेज सिग्नल को किसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर जो कि पीरियोडिक है उसके ऊपर हम चढ़ा के ट्रांसमिट कर दें। अब मॉड्यूलेशन की हमें ज़रूरत क्यों है? तो पहली बात तो ये है कि हमें अगर कोई भी सिग्नल अगर ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए अगर हमने वायरलेस करना है तो उसके लिए तो सबसे पहली बात तो ज़रूरी है कि हमारा सिग्नल पीरियोडिक हो, हमारा सिग्नल पीरियोडिक हो। क्योंकि अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ एंटीना पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये बात कि एंटीना हमेशा पीरियोडिक सिग्नल को ही ट्रांसमिट कर सकता है, उसके अलावा ए पीरियोडिक सिग्नल को वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। दूसरी इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर हमारा सिग्नल मैसेज सिग्नल अगर पीरियोडिक है, वैसे आमतौर पर पीरियोडिक मैसेज सिग्नल नहीं होता, जैसे कि वॉइस है वो ए पीरियोडिक है, हमारी वॉइस उसकी कोई फ्रिक्वेंसी मखसूस नहीं है, उसकी रेंज मखसूस है लेकिन उसकी
स्पेसिफिक कोई फ्रीक्वेंसी मखसूस नहीं है। लेकिन अगर हम ये बात मान लें कि मैसेज सिग्नल हमारा पीरियोडिक है तो भी हमें हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो हमारा एंटीना का साइज़ है, एंटीना की जो लेंथ है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना जो हमारा एंटीना की लेंथ है वो कम होती चली जाएगी। अब मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास दो टाइप की मॉड्यूलेशन है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रैंडमनेस, रिडंडेंसी एंड कोडिंग। रैंडमनेस कहते हैं जिस चीज़ का हमें पता ना हो, जिसके जो चीज़ आपके पास अनसर्टेन हो। तो ये रैंडमनेस जो टर्म है ये हमारी नॉइज़ के लिए और चैनल के लिए यूज़ होती है, क्योंकि हमारा चैनल और नॉइज़ जो है वो रैंडम होते हैं। हो सकता है कि अगर हमारा सिग्नल एक चैनल में से गुज़र के रिसीवर की तरफ रिसीव हुआ और उसमें कुछ नॉइज़ ऐड हो गई हो, लेकिन हो सकता है कि अगली बार उसी चैनल से हमारा सिग्नल गुज़रे, लेकिन अब उसका जो नॉइज़ हो वो अलग हो, वो ज़्यादा हो या कम हो। तो ये चीज़ें रैंडम हैं, तो ये टर्म यहाँ यूज़ होती है। रिडंडेंसी का मतलब ये कि हमारा जो सिग्नल होता है मैसेज सिग्नल होता है वो रिपीट हो रहा होता है, कुछ चीज़ें उसमें रिपीट हो रही होती हैं। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो एरर्स होते हैं उनको हम डिकोड कर सकते हैं और अपने मैसेज को हम एरर फ्री बना सकते हैं और अच्छी तरह रिट्रीव कर सकते हैं उसको। डिजिटल सिग्नल्स को हम अक्सर सिंबल्स भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि सिंबल्स हम किस चीज़ को कहते हैं, सिंबल हम उस चीज़ को कहते हैं जिसकी जो कोई पर्टिकुलर मीनिंग दे हमको। जैसे हमारे अल्फ़ाबेटिक सिंबल्स होते हैं, तो हर एक अल्फ़ाबेट का कुछ मतलब होता है, कुछ उसकी प्रोनाउंस होता है। और हमारे पास अर्थमेटिक सिंबल्स होते हैं, हर एक सिंबल का एक अपना मतलब होता है। तो इसी तरीके से डिजिटल सिग्नल्स को भी हम सिंबल्स कहते हैं। उसकी वजह ये है कि डिजिटल सिग्नल ज़रूरी नहीं है कि ये 1 और 0s में रिप्रेजेंट हो सकता हो। हम इसकी अलग अलग कोडिंग स्कीम्स होती हैं। हम अपने सिग्नल को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पर डिपेंड करता है, हमारी कोडिंग स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम अक्सर डिजिटल सिग्नल को सिंबल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो हम लोग उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने सिग्नल की क्या मीनिंग देना चाह रहे हैं और उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। अब हम स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जैसे कि पहले डिस्कस किया गया, बैंडविड्थ जो होती है हमारी वो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसमें हमारा सिग्नल लाई कर रहा है। तो उसकी जो रेंज है वो कहाँ से डिफाइंड हो रही होगी, क्योंकि सिग्नल तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा होता है। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है कि अगर पावर 1/2 से जो अबव होगा वहाँ से हम लोग अपनी बैंडविड्थ कंसीडर कर रहे होंगे। तो पावर जब हाफ से जो अबव पावर जहाँ से स्टार्ट हो जाएगी उसको हम बैंडविड्थ कंसीडर करेंगे, उससे नीचे हम बैंडविड्थ कंसीडर नहीं करेंगे उसकी पावर, क्योंकि बहुत लो होगी। अच्छा, तो हमें बेसिकली ये बात पता होनी चाहिए कि बेस बैंड और कैरियर कम्युनिकेशन फ़र्क क्या होता है। तो बेस बैंड कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसा सिग्नल आया है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, उसको वैसे ही ट्रांसमिट कर दिया जाए। और कैरियर कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम उसी सिग्नल को एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर चढ़ा के मॉड्यूलेट करके हम आगे भेज दें। से स्टार्ट हो रहा है और ये तो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो 300 से स्टार्ट हो रहा है और ये तो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये इस वजह से बेस बैंड कहलाएगा क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी 0 है। ये बात मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब कैरियर कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारा सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि हमारा जो कैरियर सिग्नल होगा वो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी टाइम वेरिंग होगा। और वो टाइम वेरिंग होगा, जाहिर बात है वो भी एक सिग्नल होगा। तो वो कौन सा सिग्नल होगा, वो असल में हमारा मैसेज सिग्नल ही होगा। मतलब हम कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे मैसेज सिग्नल के लिहाज से। तो हमारे पास जो सिग्नल बन जाएगा वो इस तरह का सिग्नल बन जाएगा। मैथमेटिकल फॉर्म उसकी ये होगी कि m of t अगर होगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा वो m of f होगा, और
जब मैं उसको मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर उसके बाद हमारा जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ये ऐसा क्यों बन रहा है? ये इस वजह से बन रहा है कि मैं जो हमारा टाइम डोमेन में जो हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन होती है, ठीक है। और कॉस का जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो एक इम्पल्स जो होती है उसकी हाफ पावर की, हाफ एम्पलीट्यूड की, उसकी जो एक इम्पल्स होती है वो पॉजिटिव साइड पर आती है और एक नेगेटिव साइड पर आती है। और जब उस इम्पल्स से हमारा जो एम ऑफ एफ होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वॉल्व होगा, क्योंकि टाइम डोमेन में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वॉल्व होंगे। जब कन्वॉल्व होंगे तो कन्वोल्यूशन क्या होती है? पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन देन ऐड। तो पूरा सिग्नल जो होगा वो प्लस एफ सी की जो इम्पल्स होगी उससे ही मल्टीप्लाई होगा और माइनस एफ सी की जो इम्पल्स होगी उससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर हमारे पास ये सिग्नल बन जाएगा। पूरा का पूरा सिग्नल शिफ्ट हो गया, एफ तो उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी थी, एफ सी पर जाकर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और वही सिग्नल माइनस एफ सी पे शिफ्ट हो गया और हाफ एम्पलीट्यूड इस वजह से हो गया क्योंकि जो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड था, जो उसकी जो दो इम्पल्स आ रही थी वो भी हाफ एम्पलीट्यूड की थी। तो जब वो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो उसने मैसेज सिग्नल को भी हाफ कर दिया। अच्छा, जो अभी हम जो जिस टाइप की हम एएम मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं वो है डबल साइड बैंड, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दोनों साइड्स, जो मैसेज सिग्नल की जो दोनों साइड्स हैं वो हमारे पास आ रही होती हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी दोनों आ रही हैं, यहाँ पर भी दोनों आ रही हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो इसका बैंडविड्थ थी वो पहले बी थी, अब 2B हो गई। इसकी माइनस वाली जो साइड थी वो भी यहाँ पर हमें दिख रही है। तो इस वजह से हम इसको डबल साइड बैंड कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो FC के आउटसाइड जो होंगी, ये FC है और इसके आउटसाइड जो बैंड होगा, जैसे, और यहाँ माइनस FC के आउटसाइड जो होगा बैंड, ये वाला इसको हम कहेंगे अपर साइड बैंड। और जो FC के इनसाइड होगा, माइनस FC के भी इनसाइड और प्लस FC के भी इनसाइड, उसको हम कहेंगे लोअर साइड बैंड। और ये जो है हमारे पास, ये सिंपल हमारी AM मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर साइड जो होगी ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है। ये सिंपल एक मिक्सर है जो दो सिग्नल को मिक्स करता है, दो सिग्नल को आपस में मल्टीप्लाई करता है, और ये एक सिंपल सा हमारा मॉड्यूलेटर है। और यहाँ पर हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो रहा है। यहाँ वही सारी बातें लिखी हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारी कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए जो हमारी मैसेज की बैंडविड्थ है B। उसकी वजह ये है कि जब अगर हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर B से छोटी होगी तो क्या होगा ये देख लेते हैं हम। तो ये होगा, अगर हमारा FC यहाँ पे लाई कर रहा है, तो जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है। और
ये वाला मॉड्यूलेटर सिग्नल कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। तो जो ये पोर्शन होगा हमारा, ये आपस में ओवरलैप करेगा, तो इससे हमारी जो सिग्नल होगी, वो सिग्नल जो होगा और जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो ख़राब हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। एएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी, उसकी एएम रेडियो की बैंडविड्थ बताई हुई है और एफएम की बताई हुई है, यूएस टेलीविज़न की बताई है। ये सब जो कैरियर फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इन सब में कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो जो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है उससे ज़्यादा है। अब हमें ये देखना है कि डीमॉड्यूलेशन कैसे करेंगे हम लोग। डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। अब जब हमने मैसेज सिग्नल को कैरियर के ऊपर चढ़ा के ट्रांसमिट कर दिया था, अब जब हमें रिसीवर की साइड पर उस मैसेज सिग्नल को डिकोड भी तो करना है, तो उसको हम कहेंगे डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा? सेम वही चीज़ होगी। हम दोबारा से जो हमारा कैरियर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जब कैरियर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हमारा अपना मैसेज सिग्नल तो आ ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अनवांटेड सिग्नल आएगा 2fc के ऊपर माइनस और प्लस 2fc के ऊपर भी आ जाएगा। ये हमारे पास अनवांटेड है, तो इसको हम लो पास फिल्टर के ज़रिए से निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये स्पेक्ट्रम आया कैसे, इसको हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी ब्लॉक डायग्राम है, बिल्कुल वैसी है, लेकिन आगे बस एक लो पास फिल्टर लगा हुआ है। अब ये जो हमारा सिग्नल होगा इसको हम एरर सिग्नल भी कहेंगे, क्योंकि जब हम कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी हो जाएगा। तो ये हमारा असल मैसेज सिग्नल नहीं होगा। मैसेज सिग्नल जब हमें मिलेगा जब हम लो पास फिल्टर लगाएंगे, तो ये हमारा एक एरर सिग्नल हो जाएगा जो लो पास फिल्टर से पहले जनरेट होगा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी बन जाएगा। ठीक है, और ये इसमें कैसे आया, इसके लिए मैंने पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं अच्छा, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इस टाइप की जो हम डीमॉड्यूलेशन कर रहे हैं, इस टाइप की डीमॉड्यूलेशन को हम सिंक्रोनस डिटेक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि इस टाइप की डीमॉड्यूलेशन को हम सिंक्रोनस डिटेक्शन और कोहेरेंट डिटेक्शन भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि कैरियर के वो हम इसलिए कहते हैं कि रिसीवर की साइड पर जो हम कैरियर मल्टीप्लाई करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी और जो ट्रांसमिटर इस टाइप की डीमॉड्यूलेशन को हम सिंक्रोनस डिटेक्शन और कोहेरेंट डिटेक्शन भी कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम किसी भी जैसे कि टेलीफोन्स की मिसाल दी हुई है 300 से 3700 हर्ट्ज़ तक, तो ये भी बेसबैंड ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये तो 300 से स्टार्ट हो रहा है और ये तो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये इस वजह से बेसबैंड कहलाएगा क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 0 है। ये बात मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास टेलीफोन की एग्जांपल है जिसकी जो बैंडविड्थ है वो 300 से लेकर 3700 तक है। तो यहाँ पे ये बताने का मकसद है कि ये एक बेस बैंड कम्युनिकेशन हो रही, क्योंकि ये जो हमारा सिग्नल का स्पेक्ट्रम है वो सेंटर्ड एट 0 है, ये शिफ्टेड नहीं है। ऑल्दो ये सिग्नल जो है 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है,
स्टार्ट ये 300 से हो रहा है और 3700 पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसकी जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है वो 0 ही है। आगे बढ़ते हैं। अब कैरियर कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारा सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि हमारा जो कैरियर सिग्नल होगा वो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी टाइम वेरिंग होगा, और वो टाइम वेरिंग कैसे टाइम वेरिंग होगा, ज़ाहिर बात है वो भी एक सिग्नल होगा। तो वो कौन सा सिग्नल होगा? वो असल में हमारा मैसेज सिग्नल ही होगा। मतलब हम कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे मैसेज सिग्नल के लिहाज से। तो हमारे पास जो सिग्नल बन जाएगा वो इस तरह का सिग्नल बन जाएगा। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो हम लोग AM मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो उसके स्पेक्ट्रम किस तरीके से ड्रॉ होंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक सिग्नल है जो कि कैरियर सिग्नल है, उसका स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो ये होगा, क्योंकि कॉस का हमेशा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो दो इम्पल्स होती हैं और दोनों के एम्पलीट्यूड जो होंगे वो हाफ हाफ होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक आगे मैसेज सिग्नल। अब मैसेज सिग्नल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने एक रैंडम एक मैसेज सिग्नल लिया हुआ जो कि M(t) है, और उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म वो सिंपली f ऑफ m हो जाएगा। उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो FM है। ठीक है, अब हमारे पास जो हम मॉड्यूलेशन करेंगे तो हम उसको सिंपल अपने M(t) को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा कैरियर सिग्नल है। जब हमने उसको कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता है ये उसकी टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन होंगे। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम उसको देखेंगे तो जो टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन हो रही होती है। तो कन्वोल्यूशन होती क्या है? कन्वोल्यूशन एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन ही हो रही होती है। तो हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो उसकी जो हमारा कैरियर सिग्नल है उसके सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, 2 ही इम्पल्स हैं। तो जो मैसेज सिग्नल है वो दोनों इम्पल्स से मल्टीप्लाई होगा, तो वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? उन दोनों इम्पल्सेस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हाउ इट्स एक्चुअली वर्क्स। उसके बाद हम लोग इसको डीमॉड्यूलेट करेंगे तो हम पीछे डिराइव हमने देखा है उसको, उसकी इक्वेशन में डिराइव करी थी कि जो हमारा सिग्नल होगा, जो मॉड्यूलेट सिग्नल था, जो M(t) था हमारा, वो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर जो M(t) आ रहा था वही सिंपल हमारा रिट्रीव होगा। उसके साथ साथ हमारे पास प्लस 2fc के ऊपर और -2fc के ऊपर भी एक स्पेक्ट्रम आ जाएगा, जिसको हम लो पास फिल्टर की मदद से हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा, जो अभी हम जो जिस टाइप की हम AM मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं वो है डबल साइड बैंड, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दोनों साइड्स, जो मैसेज सिग्नल की जो दोनों साइड्स हैं वो हमारे पास आ रही होती हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी दोनों आ रही हैं, यहाँ पर भी दोनों आ रही हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो इसका बैंडविड्थ थी वो पहले B थी, अब 2B हो गई। इसकी माइनस वाली जो साइड थी वो भी यहाँ पर हमें दिख रही है। तो इस वजह से हम इसको डबल साइड बैंड कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो FC के आउटसाइड जो होंगी, ये FC है, और इसके आउटसाइड जो बैंड होगा, जैसे, और यहाँ -FC के आउटसाइड जो होगा बैंड, ये वाला इसको हम कहेंगे अपर साइड बैंड। और जो FC के इनसाइड होगा, -FC के भी इनसाइड और +FC के भी इनसाइड, उसको हम कहेंगे लोअर साइड बैंड। और ये जो है हमारे पास, ये सिंपल हमारी AM मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर साइड जो होगी, ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है। ये सिंपल एक मिक्सर है जो दो सिग्नल को मिक्स करता है, दो सिग्नल को आपस में मल्टीप्लाई करता है, और ये एक सिंपल सा हमारा मॉड्यूलेटर है। और यहाँ पर हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो रहा है।
यहाँ वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारी कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए जो हमारी मैसेज की बैंडविड्थ है बी। उसकी वजह ये है कि जब अगर हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर बी से छोटी होगी तो क्या होगा ये देख लेते हैं हम। तो ये होगा, अगर हमारा एफ सी यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है। और ये वाला मॉड्यूलेटेड सिग्नल कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। तो जो ये पोर्शन होगा हमारा, ये आपस में ओवरलैप करेगा, तो इससे हमारी जो सिग्नल होगी वो सिग्नल जो होगा और जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो ख़राब हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। एम रेडियो की फ्रीक्वेंसी, उसकी एम रेडियो की बैंडविड्थ बताई हुई है और एफएम की बताई हुई है, यूएस टेलीविज़न की बताई है। ये सब जो कैरियर फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इन सब में कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो बैंड जो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है उससे ज़्यादा है। अब हमें ये देखना है कि डीमॉड्यूलेशन कैसे करेंगे हम लोग। डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। अब जब हमने मैसेज सिग्नल को कैरियर के ऊपर चढ़ा के ट्रांसमिट कर दिया था, अब जब हमें रिसीवर की साइड पर उस मैसेज सिग्नल को डिकोड भी तो करना है, तो उसको हम कहेंगे डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा? सेम वही चीज़ होगी। हम दोबारा से जो हमारा कैरियर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जब कैरियर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हमारा अपना मैसेज सिग्नल तो आ ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अनवांटेड सिग्नल आएगा 2FC के ऊपर माइनस और प्लस 2FC के ऊपर भी आ जाएगा। ये हमारे पास अनवांटेड है, तो इसको हम लो पास फिल्टर के ज़रिए से निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये स्पेक्ट्रम आया कैसे, इसको हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी ब्लॉक डायग्राम है, बिल्कुल वैसी है, लेकिन आगे बस एक लो पास फिल्टर लगा हुआ है। अब ये जो हमारा सिग्नल होगा इसको हम एरर सिग्नल भी कहेंगे, क्योंकि जब हम कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी हो जाएगा। तो ये हमारा असल मैसेज सिग्नल नहीं होगा। मैसेज सिग्नल जब हमें मिलेगा जब हम लो पास फिल्टर लगाएंगे, तो ये हमारा एक एरर सिग्नल हो जाएगा जो लो पास फिल्टर से पहले जनरेट होगा, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी बन जाएगा, ठीक है। और ये इसमें कैसे आया, इसके लिए मैंने पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा जो हम लोग सिग्नल डीमॉड्यूलेट कर रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग कॉस को दोबारा से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमारी ये फॉर्म बन रही थी, हमारी। तो ये कैसे बन रही थी ये हमें देखना है। तो जब हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो कि एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी था, उसको दोबारा से कॉस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस स्क्वायर हो गया। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी किसके बराबर होगा? वो होगा कॉस 2 ओमेगा सी टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी। अब ये कैसे हो गया? तो इसके लिए हम लोग इसको भी हम देख लेते हैं। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब मुझे इसको कॉस 2 अल्फ़ा बनाना है, तो इसके लिए मैं बीटा की जगह भी अगर अल्फ़ा पुट कर दूँ तो ये कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। कॉस 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी मैं बीटा की जगह पर अल्फ़ा पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमारे फॉर्मूले के अंदर जो हम ड्राइव करना चाह रहे थे उसके अंदर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ रहा था, तो सिंपल मुझे ये चाहिए, तो मैं साइन को उधर ले जाऊँगा
तो मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर पुट करी हुई है, कॉस 2 अल्फ़ा की जगह पर ओमेगा सी टी और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी। ठीक है, ये आ गई कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी की जगह पर। फिर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी पुट कर दिया। इसको सिंपल पुट करने के बाद ये मेरे पास, जब मैंने इसको खोला तो ये एम ऑफ टी जो था वो सबसे मल्टीप्लाई हो गया। एम ऑफ टी कॉस 2 ओमेगा सी टी से ही मल्टीप्लाई हुआ, 1 से भी मल्टीप्लाई हुआ और कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी से भी मल्टीप्लाई हो गया। जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी की एक और टर्म आ रही थी और मेरे पास इक्वल्स टू की उस साइड पर भी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी था। तो मैं इस वाले को उस साइड पर ले गया तो ये दो बार लिखा जा रहा था, दो बार प्लस हो रहा था, तो ये हो गया 2 इंटू एम ऑफ टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद ये 2 था, मैं इस 2 को इधर ले आया तो इधर आया तो ये डिवाइड हो गया, तो मेरे पास ये टर्म पूरी बन गई, ये टर्म बन गई। तो इस तरीके से ये ड्राइव हो रहा था, जो कि हम कह रहे थे कि हमारे पास एक एम ऑफ टी आ रहा है सिग्नल, जो कि हमारा एक्चुअल सिग्नल है, और उसके साथ हमारे पास एम ऑफ टी का शिफ्टेड स्पेक्ट्रम आएगा 2 ओमेगा सी टी के ऊपर शिफ्टेड होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि इस टाइप की डिमॉड्यूलेशन को हम सिंक्रोनस डिटेक्शन और कोहेरेंट डिटेक्शन भी कहते हैं, और इस टाइप की डिमॉड्यूलेशन को हम डीएसपी सप्रेस कैरियर भी कहते हैं। जो हमारे पास ये जो एम मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन हम कर रहे हैं, इस टाइप की एम मॉड्यूलेशन को सप्रेस कैरियर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैरियर जो है वो नहीं होता, कैरियर अलग से हम नहीं भेजते। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमें जो मैसेज सिग्नल दिया हुआ है वो खुद एक कॉस फंक्शन है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसकी मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन कैसे है। अब ये है इसका स्पेक्ट्रम, जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है ये उसका स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब मैसेज सिग्नल और हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है दोनों आपस में टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होंगे। जब टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होंगे। तो जब हमारे पास ये वाला पूरा सिग्नल पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई होगा किस सिग्नल से, सॉरी इस सिग्नल से, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी एफ सी। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई होकर ये पूरा सिग्नल इन दो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई मतलब क्या है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ऐड हो जाएगा। तो जब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/4, तो ये पूरा सिग्नल की पावर 1/4 यहाँ पर एक सिग्नल बन जाएगा और एक यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब जब हम उसको डी मॉड्यूलेट करेंगे, जैसे हमने फॉर्मूला में आपको ड्राइव करके दिखाया, तो क्या होगा, जो मैसेज सिग्नल खुद ब खुद आ जाएगा हमारे पास, प्लस कुछ अनवांटेड सिग्नल है जो प्लस माइनस 2fc के ऊपर आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 2fc के ऊपर आएगा, उसको हम लोग लो पास फिल्टर के ज़रिए निकाल देंगे और हमारे पास हमारा मैसेज सिग्नल रिट्रीव हो जाएगा। इस बार इसकी जो पावर होगी वो ओरिजिनल जो हमारा सिग्नल पहुंचा था उसके बराबर होगी, लेकिन जो ये सिग्नल वहाँ से ट्रांसमिट हुआ था जो कि ये था उसकी हाफ होगी पावर। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो प्लस माइनस 2fc के ऊपर जो सिग्नल आया हमारा उसकी पावर
1/4 की भी हाफ हो गई, तो हर बार 1/4 1/2 और 1/2 1/2 का अटेनमेंट आ रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, और ये इसके टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम। जब हमने उसको मॉड्यूलेट किया तो कैरियर सिग्नल, जो हमारा कैरियर सिग्नल था उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, किसके लिहाज से, हमारे मैसेज सिग्नल के लिहाज से। ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ ये हमारा मैसेज सिग्नल है, और कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के लिहाज से चेंज हो रहा है। तो ये जो हमारा जो रेड से बना हुआ है ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ठीक है। फिर हमने जब उसको दोबारा, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, फिर हमने दोबारा से उसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिग्नल कुछ इस तरीके का हो गया। और फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब हम उसको डीमॉड्यूलेट करने के लिए दोबारा से कैरियर से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास सिग्नल हमारा बना तो कुछ इस तरीके से बना। ये तो हमारा अपना मैसेज सिग्नल है जो हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन जो ये पहले से ड्रॉ हुआ है ये हमारे पास मैसेज सिग्नल प्लस 2FC के ऊपर ये हमारा अनवांटेड जो हमारा सिग्नल आया था मॉड्यूलेटेड MP इंटू cos 2π/FC मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, उसके साथ एडिशन होकर ये हमारा सिग्नल बना। ठीक है, और फिर जब हम उसको लो पास से बुलाएं तो हमारे पास ये सिग्नल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो हमने पहले पढ़ी वो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, वो थी सप्रेस कैरियर, उसमें हम लोग कैरियर को साथ नहीं भेजा करते, लेकिन इसके अंदर हम लोग कैरियर को साथ भेजेंगे, ठीक है। तो एक तो AM मॉड्यूलेशन, एक तो ब्रॉडली हम उसका वो कहते हैं कि AM मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके अंदर भी एक सिंपल AM आ जाती है और एक सप्रेस कैरियर होती है। तो इसके अंदर जो सिंपल AM है इसके अंदर हम लोग कैरियर को साथ भेजते हैं। कैरियर को साथ, अगर हम उसको इस तरीके से देखें कि हम लोगों को, हमारे पास हमने एक जो हमारा कैरियर था उससे हमने एक M(t) को मल्टीप्लाई करा दिया और एक हमने उसमें ऐड करा दिया क्या चीज़, खुद कैरियर को विद एम्पलीट्यूड के। ये कुछ भी हो सकता है, A1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये ऐड करा दिया। ठीक है, दूसरे लिहाज से हम इसको इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो M(t) था उसमें हमने एक A एम्पलीट्यूड ऐड करा दिया, ठीक है, उस एम्पलीट्यूड ऐड करा दिया और उसको एक सिग्नल बना के cos ω(CT) से मल्टीप्लाई करवा के मॉड्यूलेट करवा के हमने उसको भेज दिया। ठीक, ये हम काम क्यों कर रहे हैं? अगर इस लिहाज से देखें तो हम ये देखना कि इससे भी फ़ायदा होगा। अगर हम इस लिहाज से देखें कि हमारा जब हमारा सिग्नल रिसीव होगा तो वहाँ पर कैरियर भी मौजूद है, तो जो इस सिग्नल के ऊपर, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आया होगा प्लस या माइनस चैनल की वजह से, वही इसके ऊपर भी आया होगा। जो सिंपल हमें कैरियर मिला, जब सिंपल हमें जो कैरियर मिला इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना शिफ्ट आया है। ठीक है, अगर इस लिहाज से हम लोग देखेंगे हम देख सकते हैं कि अपने M(t) में एक एम्पलीट्यूड ऐड करा दिया। ये एम्पलीट्यूड क्या करेगा, ये उस M(t) को उतना ऊपर उठा देगा, उतना ऊपर उठा देगा जितना इसका माइनस का एम्पलीट्यूड है, M(t) का माइनस एम्पलीट्यूड। तो जो हमारा सिग्नल होगा वो जो M(t) होगा वो प्लस की रेंज में आ जाएगा, वो माइनस की रेंज में नहीं लगेगा, 0 से ऊपर हो जाएगा। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि एक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक किसके बराबर होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। इससे हमारे स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें ये फ़र्क पड़ेगा कि पहले तो सिर्फ हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम आना था जो कि हमारा मैसेज सिग्नल के स्पेक्ट्रम था, लेकिन शिफ्टेड था ω(c) या FC के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा स्पेक्ट्रम आएगा वो इस A cos ω(CT) की वजह से दो इम्पल्सेस जो कॉस की अपनी इम्पल्सेस होंगे वो भी जनरेट होंगे। यहाँ पर एक चीज़ ये समझने वाली भी है कि जो हमारा एक तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनेगा और एक
यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझने वाली ये है कि जो हमारा स्पेक्ट्रम बनेगा वो एक तो इसका बनेगा स्पेक्ट्रम, जो कि ये है, जो हम पीछे सप्रेस करेंगे पढ़ के आएगा, और एक इसका स्पेक्ट्रम बनेगा जो कि ये है। और इसमें एक छोटी सी गलती ये है कि ये एफ़ के ऊपर नहीं बनेगा, यूनिट इम्पल्स जो होगी वो एफ़ के ऊपर नहीं, एफ़ प्लस एफ सी का नहीं होगा, सिर्फ एफ सी के ऊपर होगा। यहाँ पर भी ये एफ़ नहीं होगा, माइनस एफ सी होगा, क्योंकि कॉस की जो इम्पल्स बन रही होती है वो उसके एम्पलीट्यूड को डिवाइड बाई 2 करके उसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर बन रही होती है। यहाँ पर कोई मैसेज सिग्नल तो है ही नहीं, तो यहाँ पर एफ कहाँ से आया, तो ये एक छोटी सी गलती है यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो हम लोग पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके लिए हमें पावर बहुत ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू सप्रेस कैरियर, क्योंकि यहाँ पर 2 सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं और हम अपना कैरियर भी साथ ही भेज रहे हैं। क्योंकि सप्रेस कैरियर में क्या मसला था कि हम लोग जो हमारा रिसीवर है और ट्रांसमीटर है, दोनों के कैरियर आपस में सिंक्रोनाइज होंगे। वो आपस में सिंक्रोनाइज हम कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, लेकिन अगर शिफ्ट आ गया, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आ गया, तो रिसीवर जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी में तो चेंज आ जाएगा और हमने अपना जो रिसीवर पर जो हमने अपने कैरियर जनरेट करा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी तो ट्रांसमीटर के बराबर है, लेकिन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आने की वजह से अब सिग्नल की वो फ्रीक्वेंसी तो रही नहीं, तो उसको हमने सिंक्रोनाइज़ करना होगा इनकमिंग सिग्नल के लिए। अगर इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वही है जैसे ट्रांसमिट की गई थी तो ठीक है, वरना फिर वो हम लोग को उसको वैसे सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। हमें नहीं पता कि कितना शिफ्ट आए, लेकिन ये मसला हमारा इसमें ये हल हो जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हमारा मसला हल हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें कैरियर साथ ही भेज दिया है। ए प्लस एम ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नल जो है वो है एम ऑफ टी, ठीक है। तो हमने उसमें जो एम्पलीट्यूड ऐड किया वो ए था, तो इस तरीके से हमने उसको ऐड किया, उसकी वैल्यू हमने इस तरह से ऐड करी कि ए प्लस एम ऑफ टी जब सम हो गया तो टोटल वैल्यू जो थी वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए सिंपल यही करना होगा कि ए की वैल्यू एम ऑफ टी का जो मिनिमम वैल्यू उसके बराबर हो या उससे बड़ी हो, ताकि ये पूरी वैल्यू जो थी ये ऊपर हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हम लोग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं लेंगे, उससे लेस ले लेंगे, ए प्लस एम ऑफ टी की वैल्यू लेस देन 0 ले लेंगे, क्या होगा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी और ए की वैल्यू जो होगी, इसकी मिनिमम और इसकी ए की वैल्यू सम करके 0 नहीं बनेंगी। जब 0 नहीं बनेंगी, जब ए छोटा होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू बड़ी होगी, तो फिर इन दोनों की सम की जो वैल्यू होगी वो माइनस में चली जाएगी, तो ये जो हमारा सिग्नल होगा ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमने इसको इस सिग्नल को जब हमने ए प्लस कर दिया और सही तरीके से हमने प्लस किया, तो हमने उस सिग्नल को मॉड्यूलेट किया, तो हमारे पास ये सिग्नल बन गया, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मैसेज सिग्नल का जो शेप है वो अपनी जगह बरकरार है, ठीक है। हम यहाँ से सिग्नल को रिट्रीव करा हो सकते, लेकिन इस केस के अंदर जो हमारा सिग्नल था वो ख़राब हो गया। जैसा शेप हम लोग को हमारा इनपुट था, हमें असल मैसेज सिग्नल का जो शेप था वैसा शेप हमें यहाँ नहीं दिख रहा। आगे बढ़ते हैं। तो जो इस प्रोसेस को जो हम डीमॉड्यूलेट करेंगे अपने सिग्नल को, इसको हम लोग एंगुलर डिटेक्शन कहते हैं। एंगुलर डिटेक्शन मतलब उसका जो शेप है उसको डिटेक्ट करके अपने मैसेज सिग्नल को रिट्रीव कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन होना पड़ी हुई है, कंडीशन कि ए प्लस एम ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम ऑफ टी का मिनिमम, एम ऑफ टी की जो मिनिमम वैल्यू है
ए उससे भी ग्रेटर हो। तो यहाँ पर हमने ये कंडीशन ये हो गई, और ये कंडीशन हम पहले पढ़ के आए थे कि जब अगर एफ सी अगर बैंडविड्थ ऑफ एंटी से ग्रेटर नहीं होगी तो क्या होगा कि उसका प्लस और उसका माइनस दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और हमारा मैसेज में खराब हो जाएगा। तो एक कंडीशन पहले हम पढ़ते थे, एक कंडीशन ये हो गई, और इसी कंडीशन अगर हम पढ़ के हम क्लासीफाई करें तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए एम मिनिमम, और एम मिनिमम क्या होगा हमेशा माइनस में, और उसको हम एम पी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने एम्पलीट्यूड और मिनिमम वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल में, तो हम अपना जो मैसेज सिग्नल की जो मिनिमम वैल्यू जिसको हम एम पी यहाँ पर कह रहे हैं उसको, और जो हमारा ए है उसके रेशियो को हम म्यू कहते हैं। तो म्यू की वैल्यू, तो हमें पता है कि हमारे पास जो ए की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एम पी की वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी, ताकि वो मैसेज सिग्नल को ऊपर ले आए, 0 से ऊपर ले आए। तो इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम देख सकते हैं कि म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होगी और 0 से बड़ी होगी। म्यू की वैल्यू हमारी 1 के करीब जाती रहेगी उतना हम लोग 0 के करीब रहेंगे। मैसेज सिग्नल की जो प्लॉट है उसमें हम लोग 0 के करीब रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिग्नल और ऊपर जाए, 0 से और ऊपर चले जाए, तो हमारी म्यू की वैल्यू 0 से करीब होनी चाहिए। लेकिन ये वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी तो हमारा जो सिग्नल होगा वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा, और आसानी से हम लोग अपने सिग्नल को, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है मैसेज सिग्नल, उसको रिट्रीव कर लेंगे। इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग फर्दर देखें तो उस सिग्नल के लिए जिसकी माइनस की पीक और प्लस की पीक सिमेट्रिक नहीं, मतलब दोनों के माइनस एम्पलीट्यूड और प्लस एम्पलीट्यूड जो है मैसेज सिग्नल का वो सेम वैल्यू पर नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला कुछ इस तरह लिखा जाएगा एम मैक्स माइनस एम मिनिमम। तो एम मिनिमम क्या होगी, तो एक नेगेटिव वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास मैक्स वैल्यू जो होती है वो 3 हो जाती है और मिनिमम वैल्यू -2 हो जाती है। तो माइनस माइनस प्लस और +3, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ठीक है। फिर हम इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें पता होना चाहिए अगर हम ए की वैल्यू ऐसी चूज़ कर लें जो सही हो, तो ए की वैल्यू हम चूज़ कर लेते हैं, हमें पता है ये -2 पर है, तो हमें कम से कम ए की वैल्यू 2 रखनी चाहिए। तो 2 to the 4 प्लस मैक्सिमम वैल्यू, हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 3 थी, 3 प्लस -2, मिनिमम वैल्यू हमारे -2 थी। तो ये किसके बराबर हो गया, 3 - 2 1, 1 + 4 5, 5 × 5 = 1। तो म्यू की वैल्यू 1 आ गई, मतलब जो क्रिटिकल वैल्यू है ए की, जो कि हमने 2 रखी थी, इससे हम बड़ी अगर वैल्यू रखेंगे तो हमारे सिग्नल और स्लिप होते चला जाएगा और अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन ये वो क्रिटिकल वैल्यू जिस पर जिसको रखेंगे वो नहीं मानेगा, अब नई बात नहीं, ये बढ़ते चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें म्यू की It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. तो अगर हमारा एक्चुअल सिग्नल, क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलर सिग्नल साइन से 0 से स्टार्ट होगा, तो
लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो जब हमारा सारा सिग्नल समझ होता है तो हम इसको Bring the funk back. ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू तो फिर अगर तो ये -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू टू 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 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास है टू, तो ए की वैल्यू टू हो जाएगी और वो ए की वैल्यू टू ऐड हो जाएगी हमारे मैसेज सिग्नल के अंदर। तो सारी वैल्यूज़ टू उसमें एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। तो फिर हमारे पास हमारा मैसेज सिग्नल क्या बनेगा, हमारा मैसेज सिग्नल क्या बनेगा, जो वैल्यू 1 पर थी वो 1 + 2 3 पर चली जाएगी। वो वैल्यू हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो 3 पर चली जाएगी, ठीक है। और जो हमारी लोवेस्ट वैल्यू थी वो कहाँ चली, जो हमारी 0 की वैल्यू थी वो कहाँ चली जाएगी, वो हमारे पास 2 पर चली जाएगी। और जो हमारी लोवेस्ट वैल्यू होगी वो चली जाएगी हमारी 1 के ऊपर, ठीक है। तो हमारा सिग्नल 2 से स्टार्ट होगा, 3 तक जाएगा और फिर 1 पर आके दोबारा से 3 की तरफ जाएगा। तो हमारा सिग्नल कुछ इस तरह रहेगा। तो 0.5 न्यू का क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे जो सिग्नल की एक्चुअल सिग्नल की जो टोटल जो हमारा एम्पलीट्यूड था वो था 2, ठीक है। 2 का जो आधा होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो सिग्नल है मैसेज सिग्नल ए इसमें ऐड करने के बाद ये 1 तक इसकी मिनिमम वैल्यू पहुँचेगी। यही अगर हमारी जो म्यू की वैल्यू अगर हमें 1 दी जाती तो ये सिग्नल 0 को टच कर रहा होता, 2 से स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट होता, ऐसे करके 1 से स्टार्ट होता, 2 को टच करता और फिर 0 पे आता, इस तरीके से। 0.5 होने की वजह से जो इसकी एक्चुअल जो इसकी हाइट थी, जो कि अगर हम इसका एब्सोल्यूट ले लें 1 - 1 का उसको और इसको ऐड कर लें तो इसकी जो एक्चुअल हाइट बन रही है वो बन रही है 2। तो जो हमने ए की वैल्यू चूज़ करी थी वो म्यू को 0.5 रखा गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इसकी एक्चुअल हाइट है उसका आधा मतलब 1 ये ऊपर चढ़ जाएगा।